हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां मैं आपकी इंग्लिश गुरु आपके साथ जुड़ी हुई हूं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। लास्ट क्लास में हमने एसएससी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था, इट वाज वॉइस चेंज। आज हम उस टॉपिक के और फर्दर रूल्स को पढ़ने जा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट। नाउ जो पहला रूल आप पढ़ने जा रहे हो दैट इज अबाउट सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। बोला जा रहा है कि अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस से किसी भी वर्ड या स्टेटमेंट की शुरुआत हो रही है तो जब वो पैसिव में कन्वर्ट होगा तो भी वो नेगेटिव ही रहेगा। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब उसका कन्वर्जन एक्टिव टू पैसिव होगा तो वो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, इट विल स्टिल रिमेन नेगेटिव। अब द क्वेश्चन इज कि क्या हम फिर दो नेगेटिव वर्ड्स को एक साथ रखेंगे? नहीं, हम वर्ड को ही चेंज कर देते हैं। नाउ सी, स्टेटमेंट लिखा है नोबडी कैन चेंज डेस्टिनी। डेस्टिनी कोई बदल नहीं सकता, तो क्या दोबारा आप नोबडी लगाओगे? नहीं ना। देखो, कैन चेंज डेस्टिनी के साथ का जो फ्रेज जा रहा है ये पॉजिटिव है। नोबडी लगने की वजह से ये नेगेटिव हुआ था, है ना। लेकिन नोबडी तो एक ही बार आया, मतलब नेगेटिव वर्ड एक ही बार आता है। अब आप इसको जब पैसिव करोगे तो लिखा है डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज। अब यहां से अगर हम ये नॉट हटा दे तो ये हो सकता है ना डेस्टिनी कैन बी चेंज्ड, राइट। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, बट ये नॉट लगने से आपका सेंटेंस एक बार में ही नेगेटिव हो गया। देखो, नोबडी को आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने सीधे सीधे क्या बोला, डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज। यहाँ पे कैन के साथ नॉट लग के नेगेटिव सेंटेंस बन चुका था। याद रखिएगा, दो बार कभी भी नेगेट करने वाले सेंटेंसेस को नहीं रखा जाता, एक ही बार यूज होता है। जैसे नन सॉ हर एट द पार्लर, किसी ने भी उसे पार्लर में नहीं देखा, तो आंसर क्या हो जाएगा? शी वॉज नॉट सीन एट द पार्लर। हम बाई एनीवन नहीं लिख सकते क्योंकि नेगेटिव वर्ड ऑलरेडी नन है ना, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे शी वॉज नॉट सीन एट द पार्लर। नॉट लगकर आपका सेंटेंस पैसिव में भी नेगेटिव रह सकता है, दोबारा सेम वर्ड को यूज करने की जरूरत नहीं होती। क्लियर? लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट यू हैव व्हाइल यूजिंग इंफिनिटिव। इसमें कुछ मत दिमाग लगाइए, सिर्फ एक लाइन याद रखिएगा कि 2 प्लस V1 जब चेंज होता है पैसिव में तो बन जाएगा 2 प्लस B प्लस V3। क्या बन जाएगा? 2 प्लस B प्लस V3। बस आप इतना याद रखिए, आपके तीनों एग्जाम्पल हम आपको याद करवा दे रहे हैं। ठीक, लिखा है शी इज टू राइट अ लेटर, शी इज टू राइट अ लेटर। यहाँ पे 2 के साथ देखो वर्ब कौन से फॉर्म में है? V1। हमको क्या बनाना है? 2 प्लस B प्लस V3, है ना। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? अ लेटर is to be written by her। यहां पे written कौन से फॉर्म में है? V3। उसी तरीके से there is nothing to lose। अब हमें to lose को क्या बनाना है? 2 प्लस B प्लस V3, तो क्या हो जाएगा? there is nothing to be lost। यहां पे lost आपके कौन से फॉर्म में है? V3। क्लियर? नेक्स्ट, I am not to blame for the loss। अब यहां पे to blame को भी सेम यही स्ट्रक्चर देना है, तो करेक्शन क्या हो जाएगा? I am not to be blamed for the loss। Are you getting my point? याद रखिएगा, इन्फिनेटिव को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है सेंटेंसेस में, बहुत ज्यादा। क्लियर? तो हमने 2 रूल अभी सीखे। क्या? नेगेटिव अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो नेगेटिव में चेंज होगा, वो वर्ड दोबारा नहीं आएगा, नॉट के साथ सेंटेंस को चेंज करते हैं। दूसरा, अगर इन्फिनेटिव है, जैसे 2 प्लस V1 का स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव में जाने के बाद वो 2 प्लस B प्लस V3 हो जाता है। क्लियर? नो, ये तो था इन्फिनेटिव के बारे में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पार्टिसिपल्स और जेरेंड्स जो ING फॉर्म को लेते हैं। ठीक है, अब आपका स्ट्रक्चर आपके सामने है। पहला स्टेटमेंट एक्टिव वॉइस में लिखा है आई रिमेंबर माई मदर टेकिंग मी टू डॉक्टर। आपको याद है आपकी मदर आपको कहां लेके जाती थी? डॉक्टर के पास। आपकी सब्जेक्ट मदर है, डॉक्टर ऑब्जेक्ट है जिनके पास आपको लेके जाया जाता था। ठीक है, बस। अब आप एक बात बताओ, क्या आई रिमेंबर में कोई चेंज आएगा? क्या पैसिव में आने के बाद आई रिमेंबर चेंज हो जाएगा? वो तो तब भी आई रिमेंबर रहेगा ना। इसीलिए देखो, जब हम एक्टिव से पैसिव कर रहे हैं तो हम आई रिमेंबर को एज इट इज रख रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहे हैं। हमारा करेक्शन क्या हो रहा है? आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू डॉक्टर बाय माय मदर। इज दैट क्लियर? आपने क्या देखा? आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एक कॉमन फ्रेज के बाद आया है ना। तो हम उस फ्रेज को चेंज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो पैसिव में भी वो सेम चीज रहेगा। जैसे मान लीजिए इस स्टेटमेंट को लेते हैं, आई फाउंड हिज फ्रेंड्स सब्जेक्ट लाफिंग एट हिम ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बताओ, आई फाउंड, तुमने देखा या तुमने खोजा कि उसके फ्रेंड्स उस पर हंस रहे थे,
तो तुमने खोजा तो क्या पैसिव में आने के बाद तुम नहीं खोजोगे, तब भी तो वैसे ही रहेगा ना सिचुएशन। तो तुम्हारे इस स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आएगा जब आप एक्टिव से पैसिव करोगे। हाँ, जहां से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं वहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे। समझ में आया? तो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स देखो यहाँ पे लास्ट में आ गया और हिम जो था वो पहले आ गया। Is that clear? So this is how you relate two statements when you are actually reading about participles and gerunds in the active voice. Sorted? Let's move further. Next you have the verbs. Now this is critical. ये एक ऐसा सेक्शन है, ये एक ऐसा स्लाइड है जो एक्चुअली आपको लर्न रखना पड़ेगा। Now यहाँ लिखा क्या जा रहा है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि let, bid, make, help, feel, see, watch, etc., which can be used with direct infinitives, which are used actually with direct infinitives. लेकिन ये खत्म नहीं है। let ऐसा वर्ड है, let आपके सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड होगा जो एक्सेप्शन की तरह भी ट्रीट होता है। मतलब it can be followed by both direct and indirect, both in your active and passive voice. ठीक है, वो डायरेक्ट इन्फिनेटिव को फॉलो करता है बोथ एक्टिव और पैसिव में। यहां पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इन्फिनेटिव फॉलो होते हैं इन वर्ड्स के साथ। जैसे कुछ एग्जांपल्स रखे हमने, देखिए, आई बेड हिम गो, हमने उसे बोला जाओ। आई सब्जेक्ट, बेड वर्ब, हमने बोला जाओ। ठीक, आई बेड हिम गो, गो यहां पे वैसे भी वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब का। ठीक है, तो जब बेड था तो तुमने बोला मैंने उसे जाने को कहा, तो आप स्टेटमेंट क्या बोलोगे, ही वॉज बिडन टू गो। जब आप इसको पैसिव करोगे तो आप क्या बोलोगे, आई बेड हिम गो, तो हिम आ गया, ही बेड हिम गो, क्योंकि ये आपका टेंस सिंपल प्रेजेंट में चल रहा था तो सिंपल पास्ट आ रहा है। वॉज बिडन, बेड क्या हो जाएगा, बिडन टू गो। यहां पे जो बिड है वो अपने साथ इंफिनिटिव को फॉलो करेगा, 2 + V1। उसी तरीके से जैसे आई हैव मेड हर सिंग अ सॉन्ग, आपने उससे गाना गवाया। ठीक, तो सिंग अ सॉन्ग, आई मेड हर, हर क्या हो जाएगा, शी हैज बीन मेड, है ना, वॉज मेड हर है तो करेक्शन क्या हो जाएगा, हैज बीन मेड टू सिंग अ सॉन्ग। करेक्शन क्या हो जाएगा, शी हैज बीन मेड टू सिंग अ सॉन्ग। बाय मी का जरूरत नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात थी कि स्टेटमेंट में दूसरे हिस्से में भी क्लियर है कि उसको गाना हमने गवाया था। हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे बाय मी लिखते हैं तो सेंटेंस गलत भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए। Now next is a very simple note for you which you always have to keep in mind. हमने appropriate prepositions पढ़े थे, याद है आपको? Appropriate preposition के कुछ ऐसे words थे जो उनके बिना incomplete होते हैं। जैसे abide है तो by आएगा ही आएगा, है ना? अगर accustomed है तो accustomed to आएगा ही आएगा, guilty है तो off आएगा, accused है तो off आएगा। ऐसे कुछ वर्ड्स अगर एक्टिव वॉइस में मिलेंगे तो पैसिव में भी वो अपने ही preposition को फॉलो करेंगे, तब आप यहाँ पे by यूज नहीं करोगे, तब आप यहां पे बाय को यूज नहीं करोगे। अब बाय इज नॉट यूज्ड विद सर्टेन वर्ब्स, जो वर्ब्स अपने साथ प्रेपोजिशंस को लेते हैं बाय उनके साथ यूज नहीं किया जा सकता। जैसे आई नो हिम, आप ऐसा थोड़ी ना बोलोगे ही इज नोन बाय मी, हम क्या बोलेंगे, ही इज नोन टू मी, वो मेरे जानकारी का है। नोन टू एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। सरप्राइज एट, है ना। चलिए अब आंसर देखते हैं, क्या लिखा है, हर सडन अराइवल सरप्राइज एवरीवन। अब सरप्राइज के साथ क्या लगता है, एट लगता है, तो करेक्शन क्या हो जाएगा, एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड एट हर सडन अराइवल। आप ये नहीं बोलोगे एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड बाय हर सडन अराइवल। ठीक है, तो जो एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन वाले वर्ड्स हैं, जो अपने साथ प्रेपोजिशन को फॉलो करते हैं, वो कभी एजेंट में बाय नहीं ले सकते। जिसमें से सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चंस ये दो वर्ड्स हैं, नो और सरप्राइज। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट वी हैव इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इसमें तो सब आ जाता है, जैसे कमांड, ऑर्डर, परमिशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बहुत सारे फॉर्म्स बनते हैं। ठीक, अब हम हर एक फॉर्म से अलग अलग करके रूल्स पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ योर फर्स्ट वन, कमांड एंड ऑर्डर। कमांड एंड ऑर्डर आप सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे एक्टिव टू पैसिव, जब ऑब्जेक्ट दिया होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट गिवन होता है तो कमांड एंड ऑर्डर को चेंज करने के लिए हम एक वर्ड को यूज करते हैं, इसको बोला जाता है लेट। ये गोल्डन रूल है, इसको हमेशा याद रखना है। अब ब्रिंग अ व्हाट, यहां ब्रिंग वर्ब है। ठीक, अ व्हाट, यहां पे बुक किसका आंसर दे रहा है, व्हाट का, तो आपके बुक में क्या है, ऑब्जेक्ट। तो बोला है अगर ऑब्जेक्ट गिवन होगा
तो आप पैसिव में करते वक्त यहाँ पे किसको यूज करोगे, लेट को। तो मेरा करेक्शन क्या हो जाएगा, लेट अ बुक बी ब्रॉट। ऑर्डर देते वक्त ही बोल रहे हो आप लेट द बुक बी ब्रॉट, ठीक है। उसी तरीके से टर्न पायल आउट। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे जब पायल को टर्न आउट किया जा रहा है, ये एक तरह से उसकी बेइज्जती की जा रही है। हम उसको प्यार से तो धक्का मारेंगे नहीं, हम बोले टर्न हर आउट, मतलब गुस्से में कह रहे हैं ना कि इसको बाहर लेके चले जाइए, ऑर्डर दे रहे हैं, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे पायल्स ऑब्जेक्ट है, टर्न हुम आउट, वॉटर हुम का आंसर दे रहा है ना, टर्न हुम आउट, टर्न पायल। अब क्योंकि पायल हुम का आंसर दे रही है तो ये ऑब्जेक्ट हो गई, ऑब्जेक्ट है तो इसको किसके साथ रिप्लेस करना होगा, लेट के साथ। तो बोला जाता है कि जब आपके सेंटेंस में कमांड या ऑर्डर दिया जाए, जब ऑब्जेक्ट गिवन है तो उसको रिप्लेस लेट के साथ किया जाता है। करेक्शन क्या होगा, लेट पायल बी टर्न्ड आउट। मतलब लेट ही यहाँ कमांड का काम कर रहा है, लेट ही यहाँ पे ऑर्डर का भी काम कर रहा है। आपको अलग से कमांड या ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है, समझे। लेकिन ये रूल वाइस वर्सा हो जाएगा इस केस में, कब, जब आपका पैसिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होगा, तब आपका एक्टिव से पैसिव चेंज कैसा होगा। अब यहां पे लिखा है गो आउट एट वंस। गो आउट किसको बोला जा रहा है, गो आउट एट वंस, तो मतलब आपने समय बता दिया, अभी निकल जाओ। कौन किसको, पायल को बोला था, नहीं ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, गो आउट एट वंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है ना। तब ऐसे केस में अब तो आपको पता नहीं सेंटेंस, क्योंकि अब आप लेट के साथ यूज नहीं कर सकते, तो अब आपको बताना पड़ेगा कि अब आप इसमें ऑर्डर दे रहे हैं या कमांड दे रहे हैं। अब आप इकट्ठे किसी को बोल रहे हो कि जाओ यहां से निकल जाओ, तो ऑर्डर की तरह कह रहे हो। ऐसे केसेस में जब ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होता तब आप लेट यूज नहीं कर सकते, तब आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखना होगा। तब ये लिखना होगा कि टोन क्या था आपका, क्या वो कमांड था या वो ऑर्डर था। क्योंकि इस केस में ऑर्डर है तो हमने क्या लिखा है, यू आर ऑर्डर टू गो आउट एट वंस, ठीक है। जैसे डोंट स्टे हियर, किसको बोला जा रहा है कि मत रुको, हमने स्टेटमेंट में तो कुछ नहीं बोला, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमारा करेक्शन होगा यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्टे हियर। आपको ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप यहां पे ना रहिए। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए आप लोग, याद रखिएगा कमांड ऑर्डर में अगर ऑब्जेक्ट है तो लेट के साथ चेंज होगा। देखो यही सेंटेंस दूसरे तरीके से भी लिखा गया है, ब्रिंग अ बुक क्या बन गया था, लेट अ बुक बी ब्रॉट, ठीक। लेकिन जब हम इस सेंटेंस में और आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं देते, तब आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करके ये लिखना पड़ेगा कि वो ऑर्डर में फॉर्म में है या फिर कमांड के फॉर्म में। बस इतना ध्यान रखिएगा, क्लियर। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट यू हैव परमिशन रिक्वेस्ट एडवाइस। अब हमने कमांड ऑर्डर पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं परमिशन रिक्वेस्ट और एडवाइस व्हेन ऑब्जेक्ट इज गिवन। यहां पे जब ऑब्जेक्ट गिवन होगा तो उल्टा केस है। पहले वाले में हम क्या कर रहे थे, लेट को यूज कर रहे थे, यहां पे हम लेट को यूज नहीं कर रहे। ओबे पेरेंट्स, यहां जितने भी आप वर्ड्स देख रहे हैं ना, ये फैक्चुअल फैक्ट्स बताते हैं, फैक्ट्स, ठीक है। पेरेंट्स शुड बी ओबेड, ओबे पेरेंट्स क्या बन जाएगा, आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना कभी नहीं छोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, पेरेंट्स शुड बी ओबेड। ये तो फैक्चुअल फैक्ट है ना। लिसन टू मी, आई शुड बी लिसन टू। प्रिपेयर फॉर वॉर, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर या फिर बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। आपने एक चीज नोटिस की, हर बार जब परमिशन रिक्वेस्ट और एडवाइस पैसिव हो रहे थे तो क्या यूज कर रहे हैं, शुड। याद रखिएगा इसका की वर्ड है, अगर इसको कभी भी याद रखना हो या कभी भी आपको लगे कि आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आप इस वर्ड को खोजिएगा, आप कभी गलती नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, क्लियर। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर परमिशन रिक्वेस्ट या एडवाइस आपके सेंटेंस में है, ऑब्जेक्ट गिवन है, तो हम वहां पे उसको पैसिव चेंज कर सकते हैं। कीवर्ड क्या याद रखेंगे हम, शुड। Sorted? Let's move further. Now what if when the object is not given? अगर मान लीजिए सेंटेंस ही लेट से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे। अच्छा पहले एक चीज बताइए, एक आपने कभी सोचा है कि लेट को हम किस किस चीजों के लिए यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। ये बहुत वास्ट है। देखो एक तो लेट मतलब होता है जो हम जानते हैं, लेट अस डू दिस, लेट अस डू दैट, है ना, चलो करते हैं, मतलब क्या, सजेशन, चलो किया जाए, है ना। तो हम नॉर्मली जानते हैं कि जो लेट होता है वो सजेशंस के लिए या फिर प्रपोजल्स के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, प्रपोजल्स के लिए, ठीक। लेकिन लेट इसके अलावा कमांड देता है, ठीक है, उसके अलावा ऑर्डर करता है। फाइन, एज इफ यू डू नॉट केयर, यस, जैसे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इफ यू डू नॉट केयर के लिए भी हम लेट को यूज करते हैं। जब हम बोलते हैं ना लेट इट रेन, आई हैव टू गो, बारिश हो या ना हो हमें जाना है, तो यहां भी लेट को यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो लेट के बहुत सारे यूजेस हैं। यहां पे बोला जा रहा है
कि अगर लेट परमिशन या फिर सजेशन के लिए यूज किया जाएगा तो इसका मतलब क्या है, आप किसी से कुछ करने की परमिशन, अनुमति मांग रहे हैं, तो वो दूसरा पर्सन जिसे आप मांग रहे हैं वो आपको अलाउ कर रहा है। क्या कर रहा है? अलाउ कर रहा है ना। तो यहाँ पे अलाउ वर्ड जनरली आ जाता है। यहाँ पे भी शुड या अलाउ को ही हम प्रेफरेंस देते हैं। जैसे लेट मी प्ले हियर, मुझे यहाँ खेलने दीजिए, तो आप क्या कह रहे हैं? आप एक परमिशन मांग रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? आई मे बी अलाउड टू प्ले हियर, है ना, कि आप मुझे अलाउ करिए कि मैं यहाँ पे प्ले कर सकूं। क्लियर? उसी तरीके से लेट अस स्टे हियर, आप ये लिख सकते थे कि आई शुड बी अलाउड, या इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड स्टे हियर, या फिर इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड बी अलाउड टू स्टे हियर भी बोलते तो भी सही था। ठीक है, तो मतलब जब आप परमिशन या फिर सजेशंस की बात कर रहे हो और सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है, तो वहां पे अलाउ या फिर शुड दोनों यूज किए जा सकते हैं। क्लियर? परमिशन है तो अलाउ होगा, सजेशन है तो सजेस्टेड के साथ शुड चला जाएगा। क्लियर? तो दिस इज हाउ यू रिलेट टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स इन वॉइस चेंज। अब तक तो हम आपको जितने भी फॉर्म्स पढ़ा रहे हैं, हर एक केस में हम आपको लिटरल मीनिंग समझा रहे हैं हर एक स्टेटमेंट का, वर्ड का, और उनको अलग अलग फॉर्म्स में एक्टिव टू पैसिव चेंज करवा रहे हैं। अब तक हम टेंसेस पे नहीं गए हैं, तो जब हम टेंसेस पे जाएंगे तो हम उसके अलग अलग बाइफर्केशंस पे भी काम करेंगे। क्लियर? आज की स्लाइड में आपने वॉइस चेंज के कुछ बहुत वाइटल रूल्स पढ़े हैं। नेक्स्ट डे जब हम आपसे मिलेंगे तो हम और इसके साथ अलग अलग रूल्स के साथ मिलेंगे एंड सम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस एज वेल। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग योर एक्सरसाइज एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।